बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 कर लिया था। आज लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 को हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हमने बांटे थे, है ना, उसमें लेक्चर 1A से लेकर के 1H तक थे। ठीक है। लेक्चर के अंत में आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि आप NCERT का पेज नंबर 1 से 10 तक कर लें। ठीक है। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी को भी हम कोशिश करेंगे कि इसको भी टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है और आप लोगों से कहना यह है कि 100% लेक्चर को नोट डाउन करो, एक एक वर्ड को समझो, सुनो, तो आपका जो है कंटेंट बहुत रिच हो जाएगा दिमाग के अंदर। ठीक है। चलिए, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 में सबसे पहला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहली कुछ बातें मैं आपको करूंगा जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, नॉट वैलिड फॉर मूविंग चार्जेस। ठीक है। तो स्टेशनरी चार्जेस के लिए है और पॉइंट चार्जेस के लिए बना हुआ है। तो क्या है कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टेटमेंट ऑफ द कूलॉम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज, है ना, टू स्टेशनरी चार्जेस इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, है ना। नंबर 2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of the distance between them। राइट। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली वाली बात है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड नंबर 2 बात है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। देखिए, यहाँ आपके साइड में डायग्राम हमने बना रखा है कि आपके पास में 2 चार्ज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है और नेचुरल है कि इस तरह का ये फॉर्मूला है। देखिए, किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी लॉ को जो बनाया जाता है, उस लॉ को बनाने से पहले जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो हजारों हजार एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से मीट आउट करके अपना पूरा जीवन कई बार दे करके उस लॉ को बनाया जाता है। तो अब ये लॉ जो बना है, इसको हम टेक्निकली ऐसा लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम किसी प्रोपोर्शन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग जो कांस्टेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। आप पूरे लेक्चर का एक एक वर्ड सुनेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको पूरा लेक्चर बहुत गहराई से समझ में आएगा। F इक्वल टू K Q1 Q2/r², ये आपके पास हो गया। अब देखिए, हम इस कांस्टेंट के बारे में बहुत लंबी चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट कांस्टेंट ही है। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट के बारे में। राइट। थोड़ा सा सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी तेज़ है, तो आप लोगों को अपने आप को भी उतना ही तेज करना चाहिए। लिखने की स्पीड बढ़नी चाहिए। ठीक है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K
वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, आप ऐसे लिखिए, के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस। प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस, ध्यान दीजिए, दो के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात यह है, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, वैक्यूम हो अगर मान लो दो चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं हो, तो k इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये उठता है कि साहब ये क्या बला है, ऐसा क्यों किया, ये कांस्टेंट क्यों डाला? तो एक्चुअल में देखिए मैं बताता हूँ, साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है एक लंबा प्रोसेस है, इट टेक्स 500 ईयर, 600 ईयर। अब होता क्या है कि जैसे फोर्स को डिफाइन कर दिया बहुत पहले, 200-300 साल पहले, ठीक है, लेंथ को डिफाइन कर दिया 200-300 साल पहले, चार्जेस का पता लगा बाद में, है ना, और चार्जेस के बीच में फोर्सेस का पता बाद में लगा। अब क्या हुआ कि जो यूनिट्स फोर्स की और लेंथ की बन चुकी, वो तो सारा दुनिया जान गई। अब हमें ये जो फोर्स था उसके अमाउंट को, फोर्स की जो वैल्यू थी उसको मैनेज करना था यूनिट्स के साथ में। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। अब इसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये चीज़ है एक ऐसी, मतलब कि साइंटिस्ट ने, कूलॉम ने जब अलग अलग मटेरियल के प्रेजेंस में फोर्स की बात की तो वो डिफरेंट आता था, हर बार डिफरेंट आता था, हर बार डिफरेंट आता था। तो उन्होंने कहा कि चलो एक चीज़ डालो कोई ऐसी जिससे हमारे सारी की सारी यूनिट्स भी मैनेज हो जाएं और चीज़ें सारी की सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएं। तो इसलिए इसको डाला गया। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, देखिए यहां पे एप्सिलॉन नॉट लिख भी रखा है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। अब आप देखें कि एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं रखा है, तब ये एप्सिलॉन नॉट है। सवाल ये उठता है इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। ये मैंने साइड में जो है ना शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, और शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आप इनको अपनी नोटबुक में साइड में बना लीजिए शॉर्ट नोट्स को, क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे उस समय आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, तो आपका टाइम रिवीजन के टाइम पे बचेगा। यानी उद्देश्य रिवीजन के टाइम पे आपका समय बचाना है, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। बाकी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए कि आपका जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹, और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 8.85 इंटू 10⁻12। इसकी यूनिट फैरड पर मीटर आती है। अब ध्यान दीजिए, दिस फैरड इज डिफरेंट देन फैराडे। ये फैरड अलग है, फैराडे अलग है। फैराडे चार्ज की यूनिट है, फैरड जो है अभी हम पढ़ाएंगे इसी मतलब अगले चैप्टर में कि फैरड जो है वो कैपेसिटेंस की यूनिट है। तो दिस इज फैरड पर मीटर। अब ये फैरड क्या चीज़ हुई, ये मैं आपको बता देता हूँ। फैरड पर मीटर क्या चीज़ हुई, देखिए हमने कहा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बता देता हूँ मैं आपको, देखना जरा आप चेक करना। केवल यूनिट चाहिए, केवल यूनिट, यानी कि हम बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। 4 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो वी विल नॉट थिंक अपॉन। एप्सिलॉन नॉट जो आएगा वो आएगा Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर, ठीक है बेटा। Q1 Q2 इसको कहते हैं कूलॉम इंटू कूलॉम, यानी कि कूलॉम का स्क्वायर आ जाएगा चार्ज का। F आपका न्यूटन है, R आपका मीटर है। इस मीटर को मैं लिख देता हूँ मीटर इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को हम कहते हैं जूल। अब ध्यान दीजिए, कूलॉम स्क्वायर को मैं कूलॉम इंटू कूलॉम लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ जूल। न्यूटन इंटू मीटर जूल है, राइट। अच्छा, अब मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये जो जूल अपॉन कूलॉम होता है ना, इसे हम कहते हैं वोल्ट। ध्यान दीजिए, जूल अपॉन कूलॉम इसे वोल्ट कहते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, 1/वोल्ट, और ये है कूलॉम और ये है मीटर।
प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं यहां लिख देता हूं जूल अपॉन कूलोम। बेटा इसको वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम जब बात कर रहे हैं तो ये 1 अपॉन वोल्ट आ गया आपके पास। कूलोम अपॉन वोल्ट, कूलोम अपॉन वोल्ट को हम कहते हैं फैराड, और ये आपका मीटर है। तो दिस इज फैराड पर मीटर, ये आपकी यूनिट आ गई, करेक्ट। चलिए, ये था जब वहां मटेरियल कुछ भी ना रखा हो, कुछ भी ना रखा हो। लेकिन अगर हम उसके बीच में मटेरियल ठूंस दें, कुछ भी, कोई मटेरियल उसमें डाल दें, पानी डाल दो, लकड़ी डाल दो, कागज़ डाल दो, कॉटन डाल दो, कुछ हमने डाल दिया, अब आपका ये फोर्स बदल जाता है, राइट। तो ये आपका वैल्यू मतलब उसमें आ गया वैक्यूम में। अब हम बात करेंगे फोर्स बदलने वाली, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। हर मीडियम की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो अब एप्सिलॉन नोट को हटा करके हम लिख देंगे एफ इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन क्या बोला है? एप्सिलॉन को हम कहेंगे, देखो एप्सिलॉन नोट को हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ऐसा बोला था ना। अब हम एप्सिलॉन को पता है क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दी मटेरियल। दी मटेरियल यानी दी मटेरियल, जो मटेरियल आपने डाला है, करेक्ट। ये एप्सिलॉन आ गया। इस एप्सिलॉन को हम पता है क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख देते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन की यूनिट वही होती है जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है, फैराड पर मीटर ही होती है। एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं हम? एप्सिलॉन आर को कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी, relative permittivity of the medium, of the material medium, whatever material medium is there, है ना, material medium, ये relative electrical permittivity है। इसे हम कहेंगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन की यूनिट फैराड पर मीटर, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फैराड पर मीटर, इसकी नो यूनिट, नो डायमेंशन। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है, राइट। ये आपका जो है ना मटेरियल मीडियम के बारे में बात हो गई। अब देखिए एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको के इन वैक्यूम के लिए बताऊं, ठीक है। तो मैं के इन वैक्यूम के लिए छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा हूं। के इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हालांकि ये बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने अभी अभी आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई है 1/36 पाई इंटू 10⁹9। तो ये आपके पास में आ जाएगा 9 इंटू 10⁹9। व्हाट इज द यूनिट ऑफ केवी? ये बड़ी जोरदार बात है। यूनिट ऑफ केवी को हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स, यानी मीटर पर फैराड, मीटर पर फैराड। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको केवी। अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें, हमने लिखा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। जब ये के की बात आएगी तो हम कहेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। तो इसको आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, राइट। और ये चीज मीटर पर फैराड होती है, ठीक है। तो यहां तक का आपका ये चीज हो गई। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम, ये सब हो चुका। अब हम रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। हमने कहा फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो बेटा ये F इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम है। F इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, ये साइड में मैंने शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं। वो शॉर्ट नोट्स आपको नोट डाउन करने के लिए लिख रखे हैं कि जिस समय आप रिवीजन करेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 5 महीने बाद, या 1 साल बाद, उस समय आप इन शॉर्ट नोट्स का यूज करें, राइट। वो आप अपनी कॉपी के अंदर एक साइड में नोट डाउन कर लें। ये डिटेल है, डिटेल बहुत ज़रूरी है, डिटेल बहुत ज़रूरी है। जो मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट में ये डिटेल है, और डिटेल से ही आपको वो चीज़ें पकड़ में आएंगी, है ना। नहीं तो शॉर्ट नोट्स तो डायरेक्ट है। चलिए अब देखो, अब मैं एफ इन वैक्यूम
अपॉन एफ इन मीडियम का रेशो ले रहा हूँ। जब आप एफ इन मीडियम वैक्यूम अपॉन एफ इन मीडियम का रेशो लेंगे तो इट विल कम एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको एक बात बता दूं कि नेचर ने एक भी ऐसा मीडियम नहीं बनाया है जिसमें एप्सिलॉन आर लेस देन 1 हो, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मतलब ये सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये एप्सिलॉन आर आ जाएगा। एंड नो एप्सिलॉन आर इज लेस देन 1। एक भी मटेरियल ऐसा नहीं है जिसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से कम हो, तो ये हमेशा ज़्यादा ही होगा। यानी कि आप ये पक्का मान के चलिए कि एफ वैक्यूम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एफ मीडियम। जब भी मीडियम के प्रेजेंस में हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट लेस। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.4 की। एग्जाम्पल यहाँ पे नोटेड है ना। तो कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्जेज, स्टेशनरी मासेज, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, करेक्ट है ना, on the distance between the charges and masses respectively, correct. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes first for an electron and proton। ठीक है जी, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा है, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। तो मैं निकाल, देखिए सबसे पहले मैं एफ इलेक्ट्रिक की बात कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कहेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। के को कहेंगे 9 × 10⁹ अब देखो चार्ज ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना, राइट। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो 1.6 × 10⁻19 हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, करेक्ट, अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका एफ इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब एफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 6.67 × 10⁻11। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31, सब जानते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 × 10⁻27 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, राइट। अब हम दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, एफ इलेक्ट्रिक अपॉन एफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर की कहानी ऊपर और नीचे की कहानी नीचे। ये अब कैलकुलेशन आप अपने आप करें, अपना आंसर मैच करें। ठीक है, आई विल नॉट डू द कैलकुलेशंस, राइट। 6 पॉइंट वो जो भी है 6.6, मैं तो लिख भी क्यों रहा हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि क्यों लिखना चाहिए मुझे, है, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, 1.66 × 10⁻27, राइट। डू द कैलकुलेशंस, दिस विल बी योर आंसर, राइट। अगला ये कह रहे हैं बी नहीं, फॉर 2 प्रोटॉन्स, यानी कि हम अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी प्रोटॉन से रिप्लेस कर दें, अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी प्रोटॉन से रिप्लेस कर दें, प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया जी, तो पता है क्या होगा, यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, क्योंकि दोनों का चार्ज का वैल्यू बराबर है। यहाँ असर पड़ जाएगा, दिस विल चेंज एंड इट विल बिकम 1.66 × 10⁻27। यानी यहाँ पे आप जब इसको करेंगे तो दिस विल चेंज, है ना, दिस विल बिकम 1.66 × 10⁻27। नाउ यू डू द कैलकुलेशन, you will get your answer, right? I don't want to do calculation. Estimate the acceleration of electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom। देखो अब ये जो कहानी है ना, इसमें आप R की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम रखो, चाहे 10 एंगस्ट्रॉम रखो, चाहे 1000 मीटर रखो, बेटा ये वाली चीज़ें बदलने वाली नहीं है, ऊपर वाली देखो ये नहीं बदलेगा कभी भी, क्योंकि आर ही बदलेगा बार बार, है ना। ये सॉरी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें। तो मैं इलेक्ट्रिक वाली बात कर दूँ एक बार, ठीक है। देखिए एफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में ही हम बात करेंगे केवल।
अब वो चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, तो ये जो आपका वैल्यू है ये तो बदलने वाला है ही नहीं किसी भी सूरत में, क्योंकि दोनों के चार्ज बराबर बराबर हैं। अंतर क्या है? मासेज में है। अंतर क्या है? मासेज में है। बेटे फोर्स तो सेम है, एक्सीलरेशन क्या होता है जी? एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है। फोर्स तो सेम है, इसलिए आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा A प्रोपोर्शनल टू 1/m। यानी अब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक्सीलरेशन का रेशियो चाहिए। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। एक्सीलरेशन का रेशियो डिपेंड नहीं करेगा, एक्सीलरेशन तो डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिए, फोर्स r पर डिपेंड करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर हम दो पार्टिकल्स की एक्सीलरेशन का रेशियो निकालेंगे तो दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्स। फोर्स क्योंकि सेम है, फोर्स दोनों पर सेम है, इसलिए मैंने एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन रख दिया और इसे कह दूंगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी हाई, ठीक है ना, -27/9.1। बेचारा इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी टाइनी, बहुत हल्का सा है, वो प्रोटॉन बहुत भारी है। तो ये तो भैया ग्रेटर देन 1 हो गया, बहुत ज़्यादा भारी हो गया ये तो, राइट। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। तो चलिए जी, अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल और यहाँ पे है, तो थोड़ा सा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ वो एग्जाम्पल। 1.5 डू योर सेल्फ डोंट सी सोल्यूशन यू कैन आस्क इन क्लास। तो देखिए ये वैसे बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने, आपको समझ में आ जाएगा 1.5, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया होगा अपने डिस्कशन में, ठीक है। बहुत ईजी होगा ना बेटा, इसलिए नहीं लिया होगा, करेक्ट। चलिए अब